हो थार तिरे तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम 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 सगळे ऊंट पालक बहन भाइया ने भोड़ू भाईरा घना घना राम राम सा। देखो सा सहसु पहला तो माता उष्ट्रवाहिनी ने घना घना राम राम प्रणाम पगे लागना के भाई अपना जी का जीव जंत है, जी का पशु है, वह सगड़ा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और काम करता रहे। वेदा में भी यदि प्रार्थना है, वेद भगवान में भी कि हे भगवान महाराज जी का द्विपदी चतुष्पदी जी का प्राणी है, बारी नुकसान ना होए, बारो कोई अहित ना होए। आजकल अहित बहुत होने लग रही है, बड़ो खतरनाक टाइम चलने लग रही है। कोरोना आ गयो, कोरोना जान लग रही है, आने जाने के बीच में मान खुद जी को है वो पीड़ित होने लग रही है। तो आपने थोड़ा सा सावधान रहना है, या नहीं कि दूसरी लहर गई अब तो क्या चिंता है, अब बार तीसरी बाकी है और दूसरी और तीसरी के बीच में अपन बहुत सावधान रहना है। मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंस को पालन करना है, भीड़ भाड़ में जावणों को नहीं, घरे रहना है और ध्यान रखना है कि बार बार हाथारी सफाई पीछे की पापा करता रहा। तो ऐ सगली बातें तो चलती रहे, पर एक जरूरी बात आ है कि भाई जी को ऊंट पालन है बीरो जलवायु परिवर्तन से के संबंध है, क्योंकि राजस्थान में जलवायु परिवर्तन रा कई जी का रूपक है, कई प्रभाव है वह देखने में आवे। इन दृष्टि से उष्ट पालन और जलवायु परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। आजकल तो जलवायु परिवर्तन की बहुत सारी चर्चा भी जी की है, बात चलन लाग रही है। तो इन सगली बातों पर आपा चर्चा करने खातिर बुलाया है स्टूडियो में चौपाल में डॉक्टर अमिता रंजन साहिबा ने। आप राजूवास बीकानेर में सहायक आचार्य हैं। आप घणो घणो स्वागत है डॉक्टर साहिबा। धन्यवाद धन्यवाद सर। राम राम सबको पशुपालक गणों को भी राम राम। राम राम बहुत अच्छी लगी आपने मुंडे से। आप तो हिंदी बोलो भैया, पर राजस्थानी में तो राम राम और हिंदी के राम तो एक ही है, संस्कृत राम तो राम ही है। अच्छा जी, तो यह है कि मैडम देखो आपने क्लाइमेट जी को चेंज है, जलवायु परिवर्तन है जी के ना पक्का भी आज दिन में बहुत चर्चा हो रही है। तो सरल भाषा में अगर आप किसान भाइयों ने ऊंट पालक बहन भाइयों ने समझावनी चाहा भाई वो जलवायु परिवर्तन के है, तो ये पर थोड़ा सा प्रकाश आप जी को है वो नाखर दिखाओ माने। बिल्कुल, अगर सरल भाषा में जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं अगर उसकी बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि यह मौसम का बदलता मिजाज है जिसमें वातावरण और सामान्य जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं जो पर्यावरण के संतुलन के लिए गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं, जैसे बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, प्रकृति का अत्यधिक दोहन, औद्योगिकीकरण। जो भी गतिविधियां हम मनुष्य करते हैं उनसे हानिकारक उत्सर्जन होता है एवं वह वायुमंडल के वातावरण में प्रवेश करता है। अच्छा, इसके फलस्वरूप वातावरण का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ग्लेशियर के बर्फ पिघलते जाते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाता है। अच्छा। साथ ही आप देखते होंगे कि मौसम में कुछ एक ऐसे बदलाव आए हैं जो आजकल बहुत ही चिंताजनक हैं। हाल के जो वर्ष हैं या पिछले कुछ समय में आप देखते होंगे कुछ ऐसे परिवर्तन जैसे बिन मौसम के बरसात हो जाना, गर्मी के मौसम में अत्यधिक जो सामान्य से अत्यधिक तापमान है उसका हो जाना, ठंड के दिनों में भी सामान्य से अधिक ठंडक का होना, और पिछले महीने तो आपने कुछ समुद्री ऐसे तूफान भी देखे हैं हम लोगों ने जो कि तटवर्ती इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाँ, वो के नाम सुनो आपने, ताऊ ताऊ करा कई लोग। हाँ, तो जी जी, हाँ। जी जी। तो इन सब जो चीजें हमारे
वायुमंडल में जो भी गतिविधि हम करते हैं उनसे कुछ परिवर्तन आते रहते हैं जो कि हानिकारक हैं, एवं इन सभी अवांछित घटनाओं को हम सम्मिलित रूप से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का नाम दे सकते हैं। अच्छा, तो एक जी की आम तौर पर ऋतु परिवर्तन हुआ है, जी भारत में 6 ऋतुआं है, बसंत है, शीत है, जी गर्मी है, बरसात है। तो इन ढाल आपा देखा भी ऋतु तो चेंज हो सी, तो वो भी जलवायु परिवर्तन रो एक रूप है कि जलवायु परिवर्तन अलग सब्जेक्ट है? जलवायु परिवर्तन जो आपने 6 ऋतुओं की बात की वह बहुत ही एक रेगुलर, जिसको कहते हैं आसानी से आता जाता चीज है, लेकिन हाँ आप पे आप आते जाते चीजों को हम कहते हैं। लेकिन अचानक से किसी चीज का अत्यधिक हो जाना, अचानक से इस मौसम में बरसात का हो जाना, ठंड के दिनों में काफी अगर बीच में कुछ एक ऐसे 10 दिनों का ऐसा गैप आ जाए कि बहुत गर्मी हो जाना, सो हम कह सकते हैं कि यह एक जलवायु परिवर्तन का नमूना है। डॉक्टर साहब ये तो आप बताए भाई इरा कारण के उसके अपन फिर भी जलवायु परिवर्तन खातर खास तौर से किसा किसा तत्व जी का है जिम्मेदार है कि पशुपालन जी को है, वो भी वातावरण ने मतलब प्रभावित करा है कि परिवर्तन ने? यह आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा। मनुष्य एक्चुअली अपने फायदे के लिए प्रकृति का बहुत अत्यधिक दोहन करता आया है, और तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहे हैं, उसमें मनुष्य ने उन जगह पे जो रहने वाले पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वन्य प्राणी हैं, उनका भी थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा हमने, और बड़े पैमाने पर हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। उनके जगह पर उद्योगों की स्थापना की जा रही है, शहर बसाए जा रहे हैं, सैकड़ों टन विषैली गैसें, जहरीले रसायन उत्सर्जित हो रहे हैं, जो अंततः वायुमंडल से नदियों के द्वारा, जब बारिश होती है तो नदियों के द्वारा हम सभी जीवों, खासकर मनुष्य, वनस्पति के स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। यूं तो जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या पशुपालन से भी वातावरण को नुकसान होता है, तो मैं यह यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि यूं तो पशुपालन से प्रकृति को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन कुछ एक ऐसे शोध अभी वैज्ञानिक तौर पर हुए हैं और उनसे यह ज्ञात होता है कि पशुपालन संबंधी कुछ गतिविधियों में हमें संयम की आवश्यकता है। अच्छा। मसलन यदि गाय, भेड़, बकरी चारागाह में चरने के लिए लंबे समय तक जाती हैं, तो वहां की वनस्पतियों को बढ़ने का उचित मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वह एक ही जगह पर चराई के लिए जाती हैं, जी, जिससे ओवरग्रेजिंग हो जाता है, मिट्टी का क्षरण ज्यादा हो जाता है। हाल के दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि पंजाब में जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो वेस्ट वाटर को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। तो हम इसमें भी हम मनुष्यों द्वारा किया हुआ कुछ एक ऐसा काम जो कि नदियों को प्रदूषित कर रहा है, वह एक रीजन या एक कारण हो सकता है। और जुगाली करने वाले जो पशु हैं, खासकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन होता है। और मीथेन जहां तक प्रश्न है, तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वातावरण में जो तापमान है उसको बढ़ाने में योगदान देता है। तो इससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, और यही कारण है कि जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह विकासशील देशों, खासकर भारत, इन्हें कहती है कि आप पशुओं को सीमित संख्या में रखें ताकि मीथेन गैस का उत्सर्जन कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कुछ हद तक सही किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, एक पास है तो आपा जी को है पशुपालन वास्ते लोगों ने कहा कि भी इनमें बढ़ोतरी ले आओ, ज्यादा से ज्यादा पशु पालो, एक पास आपा कहा भी इन्हें कंट्रोल करा, क्योंकि ज्यादा जिकी फिर पर्यावरण नुकसान भी उसके, तो इनमें तालमेल किसान भाई किया बिठासी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो आपने प्रश्न पूछा उसमें मैं ऊंट पालन पे, है ना, ऊंट पालन पे मैं कुछ एक बातें ऐसी बताना चाहूंगी कि यदि सही ढंग से पशुपालन न किया जाए तो प्रकृति को नुकसान पहुंचता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ जाती है। तो लेकिन जो ऊंट है वो विषम परिस्थितियों में रहने वाला एक अद्भुत पशु है, जो मेरे विचार से, मैं जहां तक समझती हूँ, यह अन्य जो पालतू पशु हैं उनकी तुलना में
इको फ्रेंडली ज्यादा है। इको फ्रेंडली मतलब वातावरण से इसका तालमेल अच्छा बैठता है। और कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने फॉरेस्ट एरिया की कुछ घेराबंदी सी कर दी है, जिसमें ऊंटों की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। और दलील यह दी जाती है कि ऊंटों के चढ़ने से पेड़ पौधों को कुछ नुकसान हो रहा है। अच्छा। और मेरी समझ से यह सोच कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऊंटों का जो प्राकृतिक चारा है वो अन्य पशुओं से भिन्न है। यह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता है, जो ज्यादातर बहुवर्षीय हो जाती हैं। उनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं। उनमें नई डालियां आ जाती है, पत्ते जल्दी वापस लग जाते हैं। साथ ही ऊंटों में एक खास विशेषता यह है कि वह रुककर चराई नहीं करती। वह अपना स्थान जो है हर कुछ 1 घंटे में वह अपना स्थान परिवर्तित करती हैं। तो इससे क्या है, अत्यधिक जो चराई हो रही है उससे पौधों को नुकसान जो पहुंचता है वो कम पहुंचता है ऊंटों के पालन से। और साथ ही साथ प्रकृति ने इसे कुछ ऐसे तत्व दिए हैं इनके शरीर में, जैसे आप देखें कि इनके पैरों के तलवे, ऊंटों के पैरों के तलवे वो कठोर नहीं होते। और इनके पैरों के नीचे जो वनस्पतियां अगर गलती से आ भी जाती हैं, कुछ पेड़ पौधे आ भी जाते हैं, तो चूंकि मुलायम और गद्देदार उनके जो तलवे होते हैं उसके कारण कम नुकसान पहुंचता है, जो कि अन्य पशु में ऐसा नहीं है। आप घोड़ों को देखें, गाय को देखें, आप भैंस को देखें, उनके तलवे थोड़ा कठोर होते हैं। ठीक है। तो इसमें दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात, जो मैंने पहले प्रश्न में आपने जो पूछा था उसका उत्तर दिया था, मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है। तो इसमें क्या है कि ऊंट जो एक वयस्क गाय या भैंस है उसकी तुलना में आधा ही मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक जो फैक्टर हम कह सकते हैं वह ये कम करता है, ऊंट कम करता है मीथेन गैस का प्रोडक्शन। अच्छा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कुछ हद तक हम संतुलित कर सकते हैं। साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो ऊंटों में जल उपयोग की कुशलता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में वाटर टर्नओवर रेट भी कहते हैं, वो अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि प्राणी को जल संरक्षण की क्षमता प्रकृति ने उसे दी है ज्यादा अन्य पालतू पशुओं की तुलना में। इसे आप इस तरह से समझें, आंकड़ों से अगर आप समझते हैं तो गाय में जो वाटर टर्नओवर रेट, जो जल संरक्षण की क्षमता हम कहते हैं, वह 63 से 178 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रतिदिन होता है। अच्छा जी। वहीं भैंस में अगर आप देखें तो 108 से 203 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रतिदिन होता है। लेकिन अगर आप ऊंटों को देखें तो इसमें 38 से 76, देखिए यहाँ कितना कम है। इसका मतलब है कि यह वाटर को संरक्षित ज्यादा अच्छी तरह से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गाय और भैंस की तुलना में खाता भी कम है, मल मूत्र का त्याग भी कम करता है। इससे होता क्या है कि प्रकृति में इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसके निष्पादन में हमें ज्यादा समस्या नहीं होती। आप देखेंगे कि गाय का गोबर या भैंस का जो मिंगनी या मल है उसे में निष्पादन करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। इसके लिए भी है पर उतना नहीं। आप इसे ज्यादा इको फ्रेंडली कह सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक बात की डॉक्टर साहब। यहाँ का ऊंट तो योगी है, योगी राज है, बहुत ही कम नुकसान तो करे ही कौन बाप को क्या नुकसान करे। अरबी गुण तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया बताया। मान तुम्हारी कविता याद आ गई हूँ, ये कविता लिखी हिंदी में मैंने कविता है कि कैसे कैसे तुम मोड़ी टांगे उसने और लगने पर पेट धरती से अपने पिछले पांव समेटता रहा भीतर कहीं गहरे। जैसे ये समेटना कहना हो परमात्मा से उसका कि उतनी ही जगह घेरी है ना मैंने धरती पर जितनी तैने मुकर्रर की थी मेरे लिए। तो अब बात है कि वो तो धरती पर बैठे भी सिकुड़ गए हैं, कम जगह पर बैठे हैं। बिल्कुल। हाँ, तभी तो के जवाब भी बहुत बढ़िया बात आपके डॉक्टर साहब। अब यहाँ के आप यहाँ देखा कि भाई जलवायु परिवर्तन जी को है आने वाले दिना में के प्रभाव दिखासी, खास तौर से पशुपालन संदर्भ में अगर देखा पा ऊंटा रे पालन रे बारे में देखा तो जलवायु परिवर्तन आने वाले दिना में के कुछ बिंगा प्रभाव पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और बता दो, फिर आप एक गीत सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। यहाँ आप देखें
जो ऊंट पालन है वो उसका जो व्यवसाय है वो ज्यादातर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही सीमित है। और भारत में तो इनफैक्ट राजस्थान में ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट देखने को मिली है। और ऊंट क्या होता है, ये परंपरागत रूप से बोझा ढोने या सवारी के काम में ही लाया जाता रहा है। हालांकि ऊंटों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो 4 से 6 लीटर तक दूध उत्पादन कर सकती हैं, लेकिन इसके दूध का जो उपयोग है वो सिर्फ कुछ खास जाति या समुदायों तक ही सीमित रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका सबसे प्रथम कारण तो है कि ऊंट का दूध का जो स्वाद होता है वह विशिष्ट है, जिसे बहुत लोग पीना पसंद नहीं करते। ऊंट दूध के बारे में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसके व्यवसाय के प्रति लोगों की रुचि कम है। संसाधन की उपलब्धता भी कम है। अगर कोई व्यवसाय करना चाहे और आप उसे संसाधन ही उपलब्ध ना करवा पाए तो यह भी एक समस्या आती है। लेकिन हाल का जो शोध है वो ये कहता है कि इसका दूध जो है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और कुछ एक में तो आप आश्चर्य करेंगे, यह एक औषधि के रूप में भी काम में लाया जाता है। खासकर डायबिटीज, ऑटिज्म, कुछ एक ऐसे रोग हैं जिसमें यह एक औषधि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊंट का जो दूध का व्यवसाय है वो भविष्य में बढ़ेगा। जहां तक बात क्लाइमेट चेंज का है कि क्लाइमेट चेंज का ऊंट पालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें मैं कुछ एक पहलू और जोड़ना चाहूंगी। उसमें सबसे प्रथम बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऊंट एक ऐसा मनुष्य के बाद एक ऐसा प्रजाति है जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से सरवाइव कर जाती है, वातावरण में ढल जाती है। कुछ एक पहले वर्षों में बीकानेर से कुछ एक ऊंटों को, जो कि यहाँ गर्म स्थानों पे रह चुके थे, उन्हें लेह ले जाया गया। अच्छा। तो यह देखा गया कि लेह में भी उन ऊंटों का जो ढलना है वो वहां भी उस ठंडे प्रदेश में बहुत आसानी से ढल गए। तो यह एक अद्भुत कुशलता प्रकृति ने दी है, जो कि अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे होता है आने वाले समय में, जो आप देख रहे हैं, हमने जंगल काट डाले, बढ़ती जनसंख्या है, इससे जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। तो कुछ एक पशु तो ऐसे बचेंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर होंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण संतति जी की पशु आ रही भी प्रभावित हो सके। संतति आप बिल्कुल, मैं कुछ चीजें यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो अंदर का जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, जो लड़ने की क्षमता है जलवायु के विषम परिस्थितियों से, वह भी प्रभावित हो रही है। उसका जो फिजियोलॉजी है, जो अंदर से काम करने की क्षमता है, वह भी प्रभावित हो रही है। तो उसकी जो संतति है वह भी वायुमंडल से प्रभावित होगी, यह तो तय है। हालांकि यह जीन पर निर्भर करता है, जो आप कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ गुणों का आदान प्रदान होता जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन संतति पर भी असर डालेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ कुछ चीजों को और मैं अगर बढ़ाऊं, अगर मैं बोलना चाहूं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूं तो हम कहते हैं कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन आप यह आश्चर्य करेंगे कि गुजरात में खरई नाम की एक ऐसी प्रजाति है जो कि पानी में भी बहुत अच्छी तरह तैरती है। वो बहुत कुशल होती है तैरने में भी, और एक ऊंट अपने शरीर में पानी की कमी को 30% तक बर्दाश्त कर लेता है, जबकि अन्य जो पशु हैं वो सिर्फ 10 से 15% ही जल की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। और संक्रामक रोगों की अगर बात करें तो ऊंटों में संक्रामक रोग भी कम होता है अन्य पशुओं की तुलना में। तो आने वाला जो समय है जिसमें हमें हरे चारे नहीं मिलेंगे, कम पानी मिलेगा, जलवायु शुष्क होगी, मरुस्थलीकरण चूंकि बढ़ता जा रहा है, शुष्क क्षेत्रों की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो ऊंट पालन है यह एक फायदे का सौदा आने वाले पीढ़ियों के लिए होगा, जब हमें कम चारागाह मिलेंगे, कम हरे चारे मिलेंगे, कम पानी मिलेगा।
तो हमें इस बहुमूल्य संपत्ति को बहुत अच्छी तरह संरक्षित करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया संदेश आप दियो। बाता में यहाँ सियाणा लोग आई तो बात हुआ कि बात की बात में बड़ी बात कह दे, गुण रही बात कह दे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हो किसान भाइयों ने, ऊँट पालक बहन भाइयों ने। और आभार देखो यहाँ गुण रही बात तो आप कही। अब यहाँ के लोक रसरी बात जी की बाहू करूं, एक लोकगीत ले रहा हूँ, सुनो। किसान भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो ऊँट पालक बहन भाइयों, अब आप सुनियो वो लोकगीत और साथ है सुनियो डॉक्टर आत्मबंधु साहू साहब संदेश। और हमें डॉक्टर अमिता रंजन से फिर आप मुखातिबा फिर से बस बातचीत करा। डॉक्टर साहिबा, मारो अगलो सवाल है जलवायु परिवर्तन और ऊंट, इनमें के विशेषता आप देखो। पहले भी मैंने जो अभी बताया आपको, कुछ एक ऐसे विलक्षण शारीरिक गुण ऊंटों में होते हैं जिनके कारण ये गर्म शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले अन्य पशुओं की तुलना में मौसम का जो चेंज है उसको आसानी से सह लेते हैं। उनसे उनको लड़ने की क्षमता अधिक प्रकृति ने ही प्रदान की है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है ऊंटों में, वह है जल का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता। उनके शरीर में बहुत ही असाधारण प्रक्रिया होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि अन्य पशुओं में नहीं है। जैसे ऊंटों की जो मींगनी है, जो मल है, वो अन्य पशुओं, जो पालतू पशु, अगर भेड़, बकरी, गाय और भैंस की बात करें तो उनमें उनके मलों से ऊंटों के मलों में पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो इससे क्या है, शरीर में होने वाले जो जल हैं उसकी बर्बादी भी कम होती है ऊंटों में। तो ये प्रकृति प्रदत्त है। देखो टाबर थका में तो ऊंट रे मींगना से खेला करता, सूखा ही तो है बे जी। हाँ, तो बन चुक गए अरबन टाबर जी का है बे, एले दुकान से जा लिया रसगुल्ला के ले रसगुल्ला दे सेठ, तो 4 आप मींगना चक्के दे दिया, खा ले। यहाँ खेलता बिल्कुल। तो ये प्रकृति प्रदत्त है। दूसरी बात की जो मूत्र उत्सर्जन है, अगर हम इसके यूरिन की बात करें तो शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो ऊंटों में मूत्र उत्सर्जन या यूरिन जो एक्सक्रीशन है वो भी बहुत कम हो जाता है। और अगर ऊंटों को पानी की जरूरत है तो एक बार में वह 80 से 110 लीटर पानी पीकर वो अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा कर लेती है। जैसे जबकि अन्य पालतू पशु को हर रोज पानी की जरूरत है। तो किसान भाइयों देखो यहाँ है कि डॉक्टर साहब रे हिसाब से ऊंट एक जिको है इको फ्रेंडली पर्यावरण मित्र जिको है वो जीव है, अरबी ने पाड़े जिको जलवायु परिवर्तन है भी में सार्थक परिणाम आपने मिल सी, तो ज्यादा ज्यादा आपने ऊंट पालना है। और अब जिको है आप डॉक्टर अमिता रंजन जी आज रे इन मौके पर संदेश एक ले लिया, भाई के किसान भाई ने ऊंट पालक बहन भाई ने संदेश आप दे से। मैं किसान भाइयों, ऊंट पालने वाले पशुपालकों को ये बताना चाहूंगी कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो प्रकृति के संसाधन का न्यूनतम उपयोग करता है, कम से कम प्रकृति से लेकर अधिकतम उत्पादन देता है। साथ ही जो आने वाला समय है जिसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव होंगे, उससे भी यह लड़ने में बहुत अच्छी तरह कारगर सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि प्रकृति के इस बहुमूल्य जर्म प्लाज्म या जीव को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, प्रयास हमारा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और इसके लिए हमें अगर ऊंटों के कुछ व्यवसाय, उससे संबंधित दूध हैं या अन्य व्यवसाय को अगर हम उसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी है तो हम उसे भी आगे की ओर ले जा सकें। इसके लिए लेकिन मैं सरकार से भी नीतिगत सहयोग की आशा रखती हूं, ताकि हमारे जो पशुपालक गण हैं जो ऊंट पालते हैं
उन्हें कुछ व्यवसायों जो वो कर सकते हैं ऊँटों के साथ, उसमें उन्हें लाभ मिल सके और उनका जीवन यापन भी बहुत अच्छी तरह हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अमिता रंजन जी, आप हमारी चौपाल में आया और हमारे तमाम किसान भाइयों ने, ऊंट पालक बहन भाइयों ने बहुत ही फूटरी जानकारी दी, बहुत ही गंभीर जानकारी दी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। ई वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राजूवास ने, धन्यवाद उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने। और हमें आज रे प्रोग्राम नो टाइम हो पूरो। हमारे तो भोड़ू भाई आपसे सीख मांगे, उनसे पहला बता दे आपने कि इन प्रोग्राम रा संयोजक हा जेपी मीणा और प्रस्तुत करता मीनाक्षी मलिक। तो अब भोड़ू भाई ने सीख दिलाओ सा, फिर मिलांगा। राम राम सा, राम राम। थार तिर तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान, उटा जी ए हो दोरारी शान, कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।